हम सभी ने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि ज़ोमैटो या उबर जैसे विशाल एप्लीकेशंस असल में काम कैसे करते हैं। हाँ, मतलब स्क्रीन के पीछे का जो मैजिक है। बिल्कुल, स्क्रीन के पीछे एक ही समय में लाखों कारें ट्रैक हो रही हैं, हजारों ड्राइवर्स हैं। और पेमेंट्स का रियल टाइम डेटा भी तो प्रोसेस हो रहा है। राइट। देखा जाए तो इतने सारे अराजक डेटा के साथ किसी भी आम सिस्टम को कुछ ही सेकंड में क्रैश हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली। तो एक कोडबेस इतनी भारी व्यवस्था को बिना उलझे कैसे संभाल लेता है? इसका सीक्रेट सिर्फ फास्ट सर्वर्स नहीं है, बल्कि प्रोग्रामिंग का एक 30 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, जिसे हम जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, या संक्षेप में जावा OOP। हाँ, तो इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और मैं हूं आज के इस डीप डाइव के लिए आपकी टेक एक्सपर्ट। और आज का हमारा मिशन बहुत ही दिलचस्प है। हमारे आज के सोर्स मटेरियल में जावा OOP के सिद्धांतों का एक बहुत ही शानदार अवलोकन दिया गया है। और यही बात इस विषय को इतना आकर्षक बनाती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ भौतिक है, कार, सड़क, इंसान। बिल्कुल। लेकिन जब आप उस भौतिक वास्तविकता को शून्य और एक की आभासी दुनिया में उतारने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक बहुत मजबूत ढांचे की आवश्यकता होती है। नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। ये ढांचा सुनिश्चित करता है कि आपका कोड एक उलझे हुए धागे के गुच्छे में तब्दील ना हो जाए, जिसे हमारी टेक भाषा में स्पेगेटी कोड कहते हैं। स्पेगेटी कोड नाम से बहुत उलझा हुआ लग रहा है। तो इस पूरी चर्चा को सिर्फ थ्योरी तक सीमित न रखते हुए हम इसे एक वास्तविक उदाहरण से समझेंगे। बेहतरीन। मान लीजिए हमारे पास हैदराबाद का एक 26 वर्षीय डेवलपर है, सैयद। अच्छा, सैयद। हाँ, और सैयद एक नया राइड शेयरिंग एप्लीकेशन बना रहा है। चलिए इसका नाम राइड सिंक रख लेते हैं। राइड सिंह, मुझे ये नाम पसंद आया। तो सैयद के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि असली दुनिया की कारों, ड्राइवर्स और ग्राहकों को कोड के रूप में कैसे ढाला जाए। देखा जाए तो सैयद का ये जो ऐप है ना, ये हमारी चर्चा के लिए एकदम सही कैनवस है। वो कैसे? क्योंकि जब कोई डेवलपर इस तरह का एप्लीकेशन बनाता है तो उसका लक्ष्य सिर्फ कोड रन करना नहीं होता। राइट। लक्ष्य होता है एक क्लीन आर्किटेक्चर बनाना। राइट। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो स्केलेबल हो, जिसे भविष्य में आसानी से बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, और जो मेंटेनेबल भी हो, यानी जिसमें नए फीचर्स जोड़ते समय आपका पुराना कोड टूट ना जाए। तो चलिए अपनी इस तकनीकी यात्रा की शुरुआत करते हैं। OOP के 4 मुख्य स्तंभों की गहराई में जाने से पहले हाँ, हमें बुनियादी नींव को समझना होगा। एग्जैक्टली वो नींव जिस पर पूरा सिस्टम टिका है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। तो क्या आप इसे थोड़ा आसान भाषा में डिकोड कर सकते हैं? जरूर। अगर हम क्लास की बात करें तो ये एक ब्लूप्रिंट या रूपरेखा की तरह है। ओके। जब सैयद अपने ऐप में कारों को शामिल करना चाहता है तो वो कार नाम की क्लास बनाएगा। इस क्लास में कुछ फील्ड्स होंगे। फील्ड्स? हाँ। फील्ड मतलब? कार की जानकारी। हाँ, जैसे कार का रंग, ब्रांड या लाइसेंस प्लेट, और साथ ही इसमें कुछ मेथड्स होंगे। मेथड यानी कार क्या क्या कर सकती है? बिल्कुल सही, जैसे स्टार्ट इंजन या अप्लाई ब्रेक। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि क्लास अपने आप में मेमोरी में कोई जगह नहीं लेती। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक डिजाइन है, कागज पर बनी एक रूपरेखा। एक सेकंड, मुझे इसे थोड़ा प्रोसेस करने दीजिए। तो क्लास एक कार फैक्ट्री में कागज पर बने उस ब्लूप्रिंट की तरह है जिसमें लिखा है कि कार में 4 पहिए होंगे। बिल्कुल। लेकिन वो कागज का टुकड़ा आपको कहीं लेकर नहीं जा सकता। सही कहा। दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट वो असली लोहे और फाइबर से बनी कार है जिसे सड़क पर चलाया जा सकता है। क्या ये सही एनालॉजी है? एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। तकनीकी नजरिए से देखें तो जब सैयद अपने कोड में एक नया कार ऑब्जेक्ट बनाता है, तब जाकर सिस्टम मेमोरी में, जिसे हम हीप मेमोरी कहते हैं, उस कार के लिए एक वास्तविक जगह आवंटित होती है। अरे वाह! और उस एक ब्लूप्रिंट से सैयद हजारों अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकता है, जैसे एक लाल सेडान, एक सफेद SUV। और हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक अलग अस्तित्व होगा। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। जब ये कार ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में बनता है तो उसे उसकी शुरुआती स्थिति कैसे मिलती है? मतलब सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये कार सफेद है या लाल? हमारे नोट्स में कंस्ट्रक्टर्स नाम की एक चीज का जिक्र है। हाँ, कंस्ट्रक्टर्स बहुत अहम होते हैं। तो क्या हम कंस्ट्रक्टर्स को उस कार फैक्ट्री के असेंबली लाइन वर्कर की तरह मान सकते हैं, जो उस कागजी ब्लूप्रिंट को पढ़ता है और उसे काम करने वाले ऑब्जेक्ट में बदल देता है? ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। कंस्ट्रक्टर ठीक यही करता है, वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। ओके। जब भी न्यू कीवर्ड के जरिए कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। तो ये कितने तरह के होते हैं? मुख्य रूप से 3 तरह के: डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और यूजर डिफाइंड।
तो अगर मैं सैयद के ऐप की बात करूं, तो क्या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि वर्कर हमेशा एक स्टैंडर्ड कार ही बनाएगा जिसमें कोई विशेष डिटेल्स नहीं होंगी? बिल्कुल। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बस मेमोरी में एक खाली ढांचा खड़ा कर देगा। राइट। लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के जरिए सैयद ऑब्जेक्ट बनाते समय ही उसे निर्देश दे सकता है। जैसे कि कोई खास रंग या नंबर प्लेट? हाँ, वो पैरामीटर्स पास कर सकता है कि मुझे एक कार बनाकर दो जिसका लाइसेंस प्लेट नंबर AP09 हो और रंग काला हो। अच्छा। कंस्ट्रक्टर उन वैल्यूज को लेगा और मेमोरी में ठीक वैसी ही कार तैयार कर देगा। ये मेमोरी एलोकेशन का बहुत ही साफ सुथरा तरीका है। बेहतरीन। अब हमारी फैक्ट्री से कारें बनकर सड़क पर आ गई हैं, मतलब सैयद के ऐप में ऑब्जेक्ट्स काम करने लगे हैं। हाँ, ऐप चालू हो गया है। लेकिन अब एक बड़ी समस्या खड़ी होती है। अगर कार का इंजन सबके लिए खुला है, तो कोई भी आकर उसके तारों से छेड़छाड़ कर सकता है। बिल्कुल, ये तो बहुत रिस्की है। अगर सैयद के ऐप में डेटा ऐसे ही खुला पड़ा है, तो कोई भी उसे खराब कर सकता है। इस जटिलता को सुरक्षित कैसे रखा जाए? यहीं से हमारे जावा OOP के पहले दो मुख्य स्तंभ आते हैं, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन। नाम से भी कैप्सूल जैसी फीलिंग आ रही है। हाँ, और ये आर्किटेक्चर की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनकैप्सुलेशन का सीधा मतलब है डेटा और मेथड्स को एक सुरक्षित कैप्सूल के अंदर लपेटना। ओके। हम ऑब्जेक्ट की इंटरनल स्टेट को सीधे एक्सेस होने से रोकते हैं। इसके लिए हम प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड जैसे एक्सेस मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? मतलब मान लीजिए सैयद के राइट सिंक ऐप में ड्राइवर का एक वॉलेट बैलेंस है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। सोचिए अगर वो वॉलेट बैलेंस का वेरिएबल पब्लिक है, ठीक है। तो कोई भी बाहरी कोड सीधे उस वेरिएबल तक पहुंच सकता है। कोई भी लिख सकता है वॉलेट बैलेंस इक्वल टू -5000। अरे बाप रे, क्या किसी का बैलेंस -5000 होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये तुरंत एक बग पैदा कर देगा। राइट। इसलिए इनकैप्सुलेशन के तहत सैयद उस वेरिएबल को प्राइवेट कर देगा, ताकि कोई उसे बाहर से ना छेड़ सके। एग्जैक्टली। अब कोई इसे सीधे नहीं बदल सकता। इसे बदलने के लिए सैयद एक पब्लिक मेथड बनाएगा जिसे हम सेटो मेथड कहते हैं, जैसे ऐड फंड्स। समझ गया। और उस ऐड फंड्स मेथड के अंदर सैयद एक लॉजिक लिख सकता है कि पैसा तभी ऐड करो जब अमाउंट 0 से ज्यादा हो। बिल्कुल सही। यानी इनकैप्सुलेशन सिर्फ डेटा को छुपाता नहीं है, बल्कि उस डेटा तक पहुंचने के लिए एक गार्ड या गेटकीपर भी खड़ा कर देता है। एकदम सटीक समझे आप। लेकिन एक सेकंड, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। आमतौर पर जब हम सिक्योरिटी या डेटा छिपाने की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम बाहरी हैकर्स से बच रहे हैं। हाँ, क्या एक्सेस मॉडिफायर्स वाकई हैकर्स को रोकने के लिए हैं? मुझे लगता है ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। मुझे पता था आप इस बात पे गौर करेंगे। है ना? सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एक्सेस मॉडिफायर्स हैकर्स को रोकने के लिए होते हैं। अच्छा। इनकैप्सुलेशन हैकिंग से बचाने के लिए नहीं है, ये असल में साथी डेवलपर्स की गलतियों से बचाने के लिए है। ओहो। सोचिए एक बड़े प्रोजेक्ट में 50 डेवलपर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। बड़ी टीम्स होती हैं। अगर सब कुछ पब्लिक होगा तो कोई दूसरा जूनियर डेवलपर अनजाने में सैयद के उस महत्वपूर्ण डेटा को बदल देगा जिसे नहीं छुआ जाना चाहिए था। राइट। तो देखा जाए तो इनकैप्सुलेशन सिस्टम को खुद अपने ही लोगों से बचाता है, राइट, ताकि कोड टूटे नहीं। ये तो बहुत ही व्यवहारिक नजरिया है। चलिए अब एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। हाँ, एब्स्ट्रैक्शन भी तो जटिलता को छुपाता है, तो फिर ये इनकैप्सुलेशन से अलग कैसे हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इनकैप्सुलेशन डेटा को छुपाता है, जबकि एब्स्ट्रैक्शन जटिल लॉजिक को छुपाता है। मतलब काम करने के तरीके को। हाँ, एब्स्ट्रैक्शन तो फोकस इस बात पर है कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, ना कि वो कैसे करता है। जावा में इसे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस के जरिए लागू किया जाता है। जब कोई यूजर सैयद के ऐप में बुक राइड बटन दबाता है तो उसे सिर्फ ये जानना है कि उसकी राइड बुक हो गई। एग्जैक्टली। बैकएंड में जो भारी भरकम एल्गोरिदम चल रहा है कि कौन सा ड्राइवर सबसे करीब है, ट्रैफिक कैसा है, सर्वर पर एपीआई कॉल्स कैसे हो रहे हैं, यूजर या किसी अन्य डेवलपर को वो सब जानने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम अपनी कार वाली एनालॉजी पे वापस जाएं, तो एब्स्ट्रैक्शन कार का डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील है। बिल्कुल। आप एक्सीलरेटर दबाते हैं और कार आगे बढ़ती है। आपको इंजन के अंदर होने वाले कंबशन को समझने की कोई जरूरत नहीं। एकदम सही। वो डैशबोर्ड ही एक इंटरफेस है। एब्स्ट्रैक्शन की वजह से ही डेवलपर्स जटिल सिस्टम्स को आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर उन्हें हर बार इंजन का विज्ञान समझना पड़े तो वे कभी ऐप बना ही नहीं पाएंगे।
हाँ, वो तो वही उलझ कर रह जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ तक तो सब बहुत स्पष्ट है। हमारी कारें सुरक्षित हैं, उनका इस्तेमाल भी आसान है। हाँ। लेकिन मान लीजिए अब सैयद अपने ऐप को बड़ा करना चाहता है। अब वो सिर्फ सेडान कारें नहीं, बल्कि बाइक्स और प्रीमियम एसयूवी भी जोड़ना चाहता है। बिजनेस बढ़ रहा है। बिल्कुल। पर अगर वो हर नए वाहन के लिए शुरू से मतलब शून्य से कोड लिखने लगे तो इसमें बहुत समय बर्बाद होगा। हाँ, वो बहुत ही अकुशल तरीका होगा। यहीं पर गेम में एंट्री होती है ओओपी के अगले दो स्तंभों की, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। राइट। और इनहेरिटेंस यानी विरासत, ये कोड के पुनरुपयोग के लिए एक जादू की तरह है। कोड रीयूज। हाँ, सैयद एक पेरेंट क्लास बना सकता है। मान लीजिए उसका नाम रखा व्हीकल। ओके। इसमें वो बुनियादी चीजें लिख देगा जो हर वाहन में होती हैं, जैसे नंबर प्लेट, स्टार्ट होना, रुकना। इसके बाद वो बाइक और प्रीमियम एसयूवी नाम की चाइल्ड क्लासेस बनाएगा जो उस व्हीकल क्लास को एक्सटेंड करेंगी। इसका मतलब चाइल्ड क्लास को वो सारे फीचर्स मुफ्त में विरासत में मिल जाएंगे। उसे अपना कोड खुद से दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक कहा। उसका बहुत सारा समय और मेहनत बच जाएगी। लेकिन हमारे नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी नियम का जिक्र है। कौन सा नियम? जावा में क्लासेस के जरिए मल्टीपल इनहेरिटेंस की अनुमति नहीं है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी नियम है। यानी एक चाइल्ड क्लास के दो पेरेंट नहीं हो सकते। ये मुझे हमेशा थोड़ा अजीब लगता है। क्यों? मतलब एक चाइल्ड के दो पेरेंट्स क्यों नहीं हो सकते? और दिलचस्प बात यह है कि जावा क्लासेस के लिए तो इसे बैन करता है, लेकिन इंटरफेस के मामले में वो इसकी अनुमति दे देता है। जावा इस मामले में इतना कंफ्यूज क्यों है? असल में जावा कंफ्यूज नहीं है। वो आपको डायमंड प्रॉब्लम नाम की एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा रहा है। डायमंड प्रॉब्लम वो क्या है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस की अनुमति दे देता है। ठीक है। अब सैयद ने एक फ्लाइंग कार नाम की चाइल्ड क्लास बनाई जिसके दो पेरेंट हैं, एक कार और दूसरा ड्रोन। अरे वाह, उड़ने वाली कार। हाँ, अब दोनों पेरेंट क्लासेस में एक मेथड है स्टार्ट इंजन। ओके। लेकिन कार का इंजन अलग तरीके से स्टार्ट होता है और ड्रोन का अलग। अब अगर फ्लाइंग कार अपना स्टार्ट इंजन कॉल करती है तो कंपाइलर घबरा जाएगा कि वो कार वाला इंजन स्टार्ट करे या ड्रोन वाला। बिल्कुल, उसे समझ नहीं आएगा कि किस पेरेंट का मेथड रन करना है। ओहो, सिस्टम तो पूरी तरह से अटक जाएगा। एग्जैक्टली। इसलिए जावा ने क्लासेस के लिए इसे पूरी तरह बैन कर दिया। लेकिन इंटरफेस में ये कैसे काम करता है? इंटरफेस के मामले में ये अनुमति इसलिए है क्योंकि इंटरफेस में मेथड्स का कोई इम्प्लीमेंटेशन या अंदर का कोड नहीं होता। अच्छा, वो सिर्फ एक ढांचा होते हैं। हाँ, इंटरफेस सिर्फ एक वादा या कॉन्ट्रैक्ट है कि मेरे पास ये मेथड है। उसका पूरा लॉजिक तो चाइल्ड क्लास को ही लिखना पड़ता है। समझ गया। इसलिए टकराव या कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ये तो बहुत ही शानदार डिजाइन चॉइस है जावा की। बिल्कुल है। अब चौथे और सबसे भारी भरकम शब्द की ओर बढ़ते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का सरल अर्थ है कई रूप, मेनी फॉर्म्स। हाँ, ये कोड को अत्यधिक लचीला बनाता है। यह सिस्टम को ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट के आधार पर अलग अलग व्यवहार करने में सक्षम बनाता है। इसके भी प्रकार होते हैं ना? हाँ, मुख्य रूप से दो। पहला है मेथड ओवरलोडिंग, जो कंपाइल टाइम पर होता है। मेथड ओवरलोडिंग मतलब एक ही नाम के कई मेथड्स होना, लेकिन उनके पैरामीटर्स अलग अलग होना। हाँ, सही है। बिल्कुल। मान लीजिए सैयद के ऐप में एक मेथड है कैलकुलेट फेयर, यानी किराया तय करना। हाँ, अगर ग्राहक सिर्फ ड्रॉप लोकेशन डालता है तो सिस्टम बेस फेयर निकालता है। लेकिन अगर ग्राहक ड्रॉप लोकेशन के साथ साथ कोई प्रोमो कोड भी पैरामीटर के रूप में डालता है तो सिस्टम दूसरा कैलकुलेट फेयर मेथड चलाता है और डिस्काउंट दे देता है। एग्जैक्टली। मेथड का नाम एक ही है, लेकिन पैरामीटर्स के आधार पर उसका काम बदल गया। और दूसरा प्रकार है मेथड ओवरराइडिंग, जो रन टाइम पर होता है। हाँ, ये कैसे काम करता है? इसमें चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट क्लास के मेथड को फिर से परिभाषित करती है, रीडिफाइन करती है। हाँ, जैसे सैयद की व्हीकल क्लास में कैलकुलेट फेयर मेथड जो 10 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज करता है। ओके। लेकिन बाइक क्लास उसी मेथड को ओवरराइड कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं 5 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज करूंगी। और यही पॉलीमॉर्फिज्म का असली जादू दिखता है। बिल्कुल। जब सिस्टम कोड रन कर रहा होता है तो वो बस इतना कहता है, व्हीकल डॉट कैलकुलेट फेयर। सिस्टम को उस पल परवाह नहीं होती कि वो बाइक है, सेडान है या एसयूवी। वो रन टाइम पर खुद पता लगा लेता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और उसी के हिसाब से सही फेयर निकाल देता है। इन आर्किटेक्चर की नींव कह सकते हैं। सिस्टम बिना ज्यादा सोचे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ काम कर लेता है। यही वो चीज है जो कोड को इतना स्केलेबल बनाती है ना?
है ना? बिल्कुल। अगर कल को सैयद हेलीकॉप्टर राइड भी शुरू करता है तो उसे पुराना कोड बदलने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक नई क्लास बनाओ, मेथड ओवरराइड करो और पॉलीमॉर्फिज्म बाकी सब संभाल लेगा। ये वाकई में बहुत शक्तिशाली है यार। अब हमने इन चारों स्तंभों को तो गहराई से समझ लिया है। हाँ, ये बहुत जरूरी थे। लेकिन इन सब को एक साथ बांधने और नियम तय करने के लिए जावा में कुछ विशेष कीवर्ड्स भी होते हैं। राइट, कीवर्ड्स। चलिए जल्दी से इन्हें डिकोड करते हैं। सबसे पहले दिस कीवर्ड, ये क्या करता है? दिस कीवर्ड का इस्तेमाल वर्तमान ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए होता है। करंट ऑब्जेक्ट को? हाँ, कई बार पैरामीटर्स का नाम और क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल का नाम एक जैसा हो जाता है। उदाहरण के लिए स्पीड इक्वल टू स्पीड। अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्लास का वेरिएबल है और कौन सा पैरामीटर? अच्छा, इसीलिए हम this.speed equals to speed लिखते हैं। एग्जैक्टली। यानी दिस कीवर्ड सीधे ही हीप मेमोरी में बैठे उस विशिष्ट ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है और कहता है, अरे मैं इस वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही समझे। इसी तरह एक सुपर कीवर्ड भी होता है। वो क्या करता है? वो चाइल्ड क्लास को अपनी पेरेंट क्लास के मेथड्स या कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करने की अनुमति देता है। ओके। और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड आता है, स्टैटिक। स्टैटिक? तो इसके बारे में मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि अगर आम ऑब्जेक्ट्स कार फैक्ट्री की कारें हैं तो स्टैटिक वो डेटा है जो फैक्ट्री के पास रहता है, किसी एक कार के पास नहीं। ये बहुत अच्छा नजरिया है। मान लीजिए सैयद ये जानना चाहता है कि आज कुल कितनी कारें बुक हुई, तो ये डेटा किसी एक कार में नहीं रखा जा सकता। ये स्टैटिक होगा, यानी ये सीधे क्लास से जुड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से नहीं। एकदम सटीक। स्टैटिक मेमोरी बचाता है क्योंकि इसकी कॉपी हर ऑब्जेक्ट के साथ बार बार नहीं बनती। अच्छा। हाँ, ये पूरी क्लास के लिए सिर्फ एक बार मेमोरी में लोड होता है। और फिर आता है फाइनल कीवर्ड। हमारे नोट्स कहते हैं कि यह कीवर्ड वेरिएबल्स, मेथड्स या क्लासेस में किसी भी तरह के बदलाव को रोकता है। बिल्कुल, ये उन्हें लॉक कर देता है। लेकिन मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगा, हमने अभी भी देखा कि कैसे इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म कोड को इतना लचीला और डायनामिक बनाते हैं। राइट। फिर ये फाइनल कीवर्ड तो इस पूरे ओओपी की आजादी और लचीलेपन के खिलाफ लगता है। ये इतना कठोर क्यों है? मैं समझ सकती हूँ कि ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। लचीलापन प्रोग्रामिंग में बहुत जरूरी है। हाँ, वही तो। लेकिन सोचिए, सैयद के ऐप में एक ऐसा मेथड है जो यूजर्स के क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को प्रोसेस करता है। ओके। और वो सीधे बैंक के पेमेंट गेटवे से बात करता है। क्या सैयद कभी चाहेगा कि कोई नया डेवलपर एक चाइल्ड क्लास बनाए और उस पेमेंट मेथड को ओवरराइड करके उसमें अपना कोई लॉजिक घुसा दे? अरे बाप रे, बिल्कुल नहीं। वो तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसलिए सैयद उस पेमेंट मेथड को फाइनल घोषित कर देगा। जिसका मतलब है विरासत लो, लेकिन इस मेथड को बदलने की हिम्मत मत करना। बिल्कुल। फाइनल कीवर्ड डिजाइन की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। हर जगह लचीलापन अच्छा नहीं होता। कमाल की बात है। स्वतंत्रता वहीं तक अच्छी है जहां तक वो सिस्टम को असुरक्षित न कर दे। सही कहा। अब चलते चलते आखिर में ऑब्जेक्ट्स के बीच के रिश्तों की बात कर लेते हैं। नोट्स में कंपोजिशन और एग्रीगेशन का जिक्र है। ये क्या चीज है? ये परिभाषित करता है कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर कितने निर्भर हैं। निर्भरता? हाँ। कंपोजिशन एक कठोर रिश्ता है जहां एक ऑब्जेक्ट दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। जैसे सैयद की कार और उसका इंजन। बिल्कुल। अगर कार नष्ट हो जाती है तो उस विशिष्ट इंजन का कोड में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता। और एग्रीगेशन क्या है? एग्रीगेशन एक ढीला रिश्ता है, जैसे सैयद और उसकी कार का रिश्ता। अच्छा, क्योंकि सैयद तो ड्राइवर है। हाँ, सैयद कार से जुड़ा है, लेकिन अगर कार टूट भी जाए तो सैयद का ऑब्जेक्ट मेमोरी में जिंदा रहेगा। ड्राइवर कार के बिना भी वजूद में रह सकता है। ये तो बहुत ही क्लियर हो गया। और रिश्तों को अनुशासित रखने का एक और तरीका एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस के बीच का अंतर समझना है। वो कैसे? इंटरफेस 100% एब्स्ट्रैक्शन देते हैं, यानी वे खुद कोई काम नहीं करते, सिर्फ नियम बताते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आंशिक इम्प्लीमेंटेशन दे सकती हैं। यानी कोई सीनियर डेवलपर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाकर उसमें थोड़ा बहुत बुनियादी काम कर दे। राइट। और बाकी का लॉजिक चाइल्ड क्लास के लिए छोड़ दे कि मैंने बुनियादी ढांचा दे दिया है, बाकी की विशिष्ट बारीकियां तुम अपनी जरूरत के हिसाब से पूरी करो। बिल्कुल, ये कोड को व्यवस्थित रखने का बेहतरीन तरीका है। तो इस पूरी लंबी और दिलचस्प चर्चा को समेटते हुए अगर हम वापस अपने डेवलपर सैयद और उसके राइट सिंक कैप पर आएं तो तस्वीर साफ हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। जब सैयद इनकैप्सुलेशन से डेटा सुरक्षित करता है,
एब्स्ट्रैक्शन से जटिलता छिपाता है इनहेरिटेंस से कोड का पुनः उपयोग करता है और पॉलीमॉर्फिज्म से सिस्टम को स्मार्ट बनाता है। तो वो असल में सिर्फ कोड नहीं लिख रहा है, वो एक मजबूत भविष्य के लिए तैयार आर्किटेक्चर बना रहा है। एग्जैक्टली। जो कोई भी आज इस विषय को सीख रहा है उसके लिए ओओपी सिर्फ तकनीकी शब्दों का जाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में दुनिया की उलझी हुई समस्याओं को लॉजिकल ब्लॉक्स में देखने और सुलझाने का एक नजरिया है। बहुत सही कहा आपने। लेकिन जाने से पहले मैं एक अंतिम विचार श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगा। जरूर। आज हमने देखा कि कैसे जावा ओओपी कारों, इंजनों और ड्राइवर्स जैसी भौतिक चीजों को कितनी खूबी से मॉडल कर लेता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। ये ढांचा बहुत ही ठोस और विश्वसनीय है। लेकिन जरा भविष्य की ओर देखिए। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के युग में हैं। राइट। जहां सिस्टम्स खुद सीख रहे हैं, अप्रत्याशित निर्णय ले रहे हैं और इंटरनेट से आ रहे अराजक डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। जहां चीजें बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या क्लास और ऑब्जेक्ट का ये कठोर ढांचा उस अमूर्त दुनिया को संभालने के लिए पर्याप्त होगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। जब हमें मानवीय भावनाओं जैसी जटिल चीजों को कोड करना होगा जो किसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से काम नहीं करती, तो क्या ओओपी काम आएगा? हाँ, तब क्या ओओपी हमारा साथ निभा पाएगा या हमें एक पूरी तरह से नए प्रोग्रामिंग पैराडाइम की खोज करनी होगी? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में टेक की दुनिया से जुड़े हर व्यक्ति को जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और सिस्टम्स के पीछे छिपे मैकेनिज्म पर सवाल उठाते रहिए।